देखे थे और मैंने आप लोग को कुछ बताया था कि certain doctrines which has been evolved by the judiciary and certain which are already given in the constitution, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी को लेकर के। ठीक है, देखिए जब आप लॉ पढ़ते हैं, एक थोड़ी सी नई चीज बताते हैं हम आपको ताकि आप इसको समझ सको। जब हम लॉ पढ़ते हैं ना तो या फिर ऐसे भी आप देखिए, जब हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो हमें हमेशा से एक चीज हमारे टीचर्स या पेरेंट्स बताते हैं और वो कहते हैं कि अपना दिल और दिमाग लगा के काम करो। तो ये एक्चुअल में दिल और दिमाग लगाने का मतलब क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे ये चीज इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ पढ़ने में आपका दिल और दिमाग दोनों लगना बहुत जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि अगर आपका दिल नहीं लग रहा लीगल इंटरप्रिटेशन में तो फिर आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो मैकेनिकल हो जाता है। और अगर आपका सिर्फ दिल लग रहा है और दिमाग नहीं लग रहा है तो वो आपका ओवर इमोशनल हो जाता है। तो आपके दिल और दिमाग को लीगल इंटरप्रिटेशन में लगाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इसका एक्यूरेट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरप्रिटेशन कर सके। और एक्चुअल में लीगल इंटरप्रिटेशन में ये लगता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप स्पेशली क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं ना कि मर्डर के लिए जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में पनिशमेंट कैपिटल डेथ सेंटेंस होगा, या उसके अलावा अगर किसी किसी ऑफेंसेस में अलग अलग पनिशमेंट प्रोवाइडेड है तो उसमें ना जज को एक डिस्क्रिशन दिया जाता है। डिस्क्रिशन दिया जाता है कि वो 7 साल की सजा देगा, वो 10 साल की सजा देगा, वो आजीवन कारावास की सजा देगा या फांसी की सजा देगा। तो ये डिस्क्रिशन आपने क्यों दिया जज को? आपने डिस्क्रिशन जज को या मजिस्ट्रेट को इसलिए दिया है ताकि वो लॉ का एक मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ना करके अपने दिल और दिमाग दोनों को लगा करके ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स वो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सके। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, या अभी जब मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, आप में से कितने लोग इस बात को लेके श्योर थे कि मैं यहाँ पे बैठी थी? मैं बैठी हो सकती थी, हो सकता है मैं बैठी ना हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके देखने से और मेरे यहाँ बैठने और ना बैठने के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस बेसिकली कैमरे से तय हो रहा है। अगर ये कैमरा ऑन है तो आपको दिखेगा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन अगर ये ऑन नहीं है तो अगर मैं यहाँ बैठी भी हूं तो भी मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ या मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ। तो एक चीज जब आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे सेंसेस होते हैं उसकी एक लिमिटेशन होती है। सेंसेस की लिमिटेशन का मतलब क्या है? आंख है वो पर्टिकुलर लेवल तक देखेगी, कान है वो पर्टिकुलर सराउंडिंग में चीजों को सुनेंगे। तो आपके जो फाइव सेंसेस हैं उनकी एक बेसिकली लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के बियॉन्ड जो चीजें होती हैं उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि कल मैं आपको बात एक बता रही थी कि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहाँ तक जाएगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि आंखें देखने के लिए हैं, तो फिर हम सपने कैसे देखते हैं? हमारी आंखें तो बंद रहती हैं पर फिर भी हमें सपने दिखाई देते हैं। तो क्या हमारी आंखें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है चीजों को देखने का? एक्चुअल में देखने का जो सेंटर है क्या वो कहीं और है? इस चीज की जब आप एनालिसिस करोगे तो एक मैं आपको छोटा सा चीज बता रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है अनुभव किया हो या जानते सब हो, आप ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया कि बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे अंदर एक अनअवेयरनेस रहती है। जब आप मान लो एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो और आपको लिखते लिखते कुछ भूल गया, तो आप में से मैक्सिमम लोग आंख बंद करके अपनी पेन लाते हो और कुछ सोचने की कोशिश करते हो। जब आप बहुत दुख में होते हो या आप रोना चाहते हो तो भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आप संगीत का आनंद लेते हो तब भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आपने कई बार क्या चीज देखी है कि जब आपकी आंख बंद होती है तो आप एक अलग लेवल पे जाते हो जहां पे आपको लगता है कि आपका दिमाग ज्यादा परफेक्टली काम कर रहा है, या वो आपको एक लेवल पे ले जाकर के कहीं पे एक शांति दे रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये आपके मेडिटेशन या कंसंट्रेशन का एक अपर लेवल होता है जहां पर जब आप जाते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दिल और दिमाग के एक साथ काम करने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप कंसंट्रेशन के एक अलग लेवल पे जाते हो और वहां पे आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाई देती हैं।
आपका ये जो दिमाग के बीच का, इसको साइंस में बहुत लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में आज्ञा चक्र भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसको पीनियल बॉडी कहते हैं। यहाँ से 2 इंच अंदर एक छोटा सा सेंटर होता है जिसको कि पीनियल बॉडी कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए या मेट्रो पे गए और आपने अपने दोस्त से कहा कि तुम मुझे वहां मिलना, वहां कितने भी लोगों की भीड़ हो, आप थोड़ी देर में उसको खोज लोगे कि वो कहाँ है। और आपने एक ऐड भी देखा होगा जो मैट्रिमोनियल साइट का आता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो ना, वो आपको ढूंढ रहा है। कई बार आप अचानक से पीछे मुड़ते हो और आपको लगता है जिसको आप ढूंढ रहे थे वो एक्चुअल में आपके पीछे खड़ा था। तो क्या आपका ये हिस्सा भी चीजों को देखता है? तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो 2 इंच 2.5 इंच के आसपास ये जो पीनियल बॉडी होती है, ये आपका देखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर होती है। और आपने देखा होगा, आप पूजा करो, आप नमाज पढ़ो, आप प्रेयर करो, आप दुखी हो, आप ध्यान करो, आपकी आंखें जब बंद होती हैं तो एक्चुअल में आपका जो पर्पस होता है वो यहाँ पे ध्यान लगाने का होता है। और इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, जब धीरे धीरे आप यहाँ पे फोकस करना चालू करते हो बीच में, तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी भी बढ़ती है और आपको चीजों का कुछ लोगों को इंट्यूशन होने लगता है। और इसीलिए आप ये लोग देखोगे कि जिन लोगों में ये चीज एक्टिवेटेड होती है वो लोगों को खोजने में या अपने तरीके के लोगों को खोजने में बहुत एक्टिव होते हैं। उनको चीजें जल्दी दिखाई देती हैं तब भी जबकि वो उनकी आंखों के सामने नहीं होती हैं। जब यहाँ पे आप इसको फोकस करना शुरू करोगे, आप देखोगे इसको धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक रियलाइजेशन होगा। और वो रियलाइजेशन ये होता है कि जब आपका हार्ट बीट होती है ना, तो यहाँ पे एक हल्की सी फीलिंग उठती है। इसको आप ध्यान से देखना। हाँ, इसको शांभवी मुद्रा भी कहते हैं, वेरी राइट, इसको शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। तो जब आप ध्यान में, यानी आप रोज प्रैक्टिस करो, ध्यान हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि कई बार ड्यू टू द लैक ऑफ कंसंट्रेशन हम अपना टाइम पढ़ने में बहुत ज्यादा लगाते हैं, बट चूंकि हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है तो हमारा टाइम तो ज्यादा लगता है लेकिन हमारा आउटकम ज्यादा नहीं आता। तो जब आप कंसंट्रेशन के ठीक ठाक लेवल पे पहुंचते हो, जहां पे आपके दिल और दिमाग में एक सामंजस्य बनता है, तो आप हमेशा देखोगे कि जैसे ही आपके हार्ट की एक बीट आएगी वैसे ही यहाँ पे हल्की सी हलचल होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों को इसका आइडिया था, वहां पे इस जगह पे लोग कई सभ्यताओं में, यहाँ पे आप देखिए हिंदू धर्म में भी लगाते हैं, बौद्धों में लगाते हैं, बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों में यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाने की परंपरा है। वो आपके इस आज्ञा चक्र को कंट्रोल में रखती है। तो जब आप कंसंट्रेशन के लेवल को उस लेवल पे ले जाते हो अपने आप को थ्रू द मेडिटेशन, जहां पे आपका इसमें और दिल और दिमाग में एक साथ बीट्स होती हैं, तो वो एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे आपके दिल और दिमाग में एक नेचुरल तारतम्य होता है। एंड वो जो स्टेट होती है, दैट इज द स्टेट वेयर यू कैन फील द थिंग्स इन अ बेटर वे एंड साइमल्टेनियसली यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द थिंग्स इन द बेटर वे। तो आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यहाँ पे मैंने आपको इतना सा लंबा चौड़ा जो लेक्चर दिया, वो क्यों दिया? मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि कल मैंने आपको बताई थी कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में, और इन डॉक्ट्रिन्स का बेसिकली जब आप इंटरप्रिटेशन पढ़ते हो, देन इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ these doctrines, the important thing is how basically you are going to manage the conflict. तो जब आप कन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट की बात करते हो तो आपके दिल और दिमाग की, जिसकी कि मैं सामंजस्य की बात कर रही हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्ट्रिन्स, बट आज मैं जो शुरू करूंगी वो सबसे सिंपल डॉक्ट्रिन से शुरू करूंगी, सो दैट you should not be confused that how to proceed while understanding and while interpreting these different kind of doctrines. So first of all, today I am going to take up the first doctrine, which is known as doctrine of pith and substance. ये सबसे आसान है, इसलिए मैं सबसे पहले इसको शुरू करूंगी, उसके बाद हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। पिथ एंड सब्सटेंस के केस में कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, और मैंने आपको बताया था कि पिथ एंड सब्सटेंस में two terms are very important. The first thing is the incidental encroachment and the second thing is the intentional encroachment. तो मैंने आपको बताया था कि intentional encroachment is prohibited but incidental encroachment is not prohibited. अब ये encroachment का मतलब क्या हुआ? encroachment का मतलब ये हुआ कि state has legislated something but somehow that legislation
which has been made on any subject matter of the state list is encroaching in the area of the union list. Then in that circumstances, obviously, the state cannot interfere in the domain of the union. Then how basically you are going to avoid the conflict? So for this purpose, रिमेंबर, इसमें जब हम देखते हैं आपका डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की जब मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें हम ये देखते हैं कि वेदर द स्टेट वाज ऑथराइज टू मेक लेजिस्लेशन ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और नॉट, और सब्जेक्ट मैटर पे लेजिस्लेशन बनाते समय वो जो यूनियन के एरिया में घुसा है, दैट इंक्रोचमेंट वाज बाउंड टू हैपन, मींस दैट इज ओनली incidental, or that was an intentional encroachment of the state to interfere in the area of the union. इसको आप ज्यादा बेटर समझोगे जब आप इसके केस लॉज पढ़ते हो. So let's take the first case law and the name of the case is State of Rajasthan versus G चावला. इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान है, अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. Citation of the case is AIR 1959 SC 544. ये जस्टिस हिदायतुल्लाह का जजमेंट है. इसमें क्या होता है, इसको बस मुझे ध्यान से सुनना, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. इसमें क्या है, अजमेर लेजिस्लेटिव असेंबली में 1959 का जजमेंट है, तब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था. अजमेर लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लेजिस्लेशन पास किया है. सो द अजमेर लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास्ड अ लेजिस्लेशन. द नेम ऑफ द लेजिस्लेशन इज द अजमेर साउंड एम्पलीफायर्स कंट्रोल एक्ट 1952. आपने देखा होगा जो भी लेजिस्लेशंस बनते हैं उनकी एक खास बात होती है. खास बात क्या होती है, देयर टाइटल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. जैसे पीनल कोड में यहाँ पे पीनल की बात की गई होगी, सिविल कोड में आपके सिविल पर्पस की बात की गई होगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई होगी. सिमिलरली हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द अजमेर साउंड एम्पलीफायर कंट्रोल एक्ट. तो यहाँ पे एम्पलीफायर्स को कंट्रोल करने की बात की जा रही है. अब एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का यहाँ मतलब है बेसिकली आपके लाउड स्पीकर या कोई ऐसा मिलता जुलता इंस्ट्रूमेंट जो कि वॉइस को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है. तो यहाँ पे आप मान के चलो कि ये बेसिकली लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं या कोई और चीज जो साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे. तो साउंड एम्पलीफायर कंट्रोल एक्ट 1952 बनाया गया, और इसमें क्या बता दिया गया कि आप, इसका जो सेक्शन 3 है बेसिकली वो बताता है कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड एम्पलीफायर्स आप यूज कर सकते हो, एम्पलीफायर्स आपकी कितनी ऊंचाइयों पे लगेंगे, मतलब डिफरेंट चीजें उसमें प्रिस्क्राइब्ड हैं. बेसिक पर्पस इसका ये है कि आप साउंड पोल्यूशन ना करें, क्योंकि हमने अपने यहाँ पे देखा है कि शादियों में, पूजा पाठ में या बहुत सारी चीजों में हम जो है इसको यूज करते हैं. अभी अजान पर इशू चल रहा था, मंदिर पे लाउड स्पीकर लगाने का इशू चल रहा है. एम्पलीफायर्स को हम यूज करते हैं, पार्टियों में हम एम्पलीफायर्स को यूज करते हैं. पार्टी एक घर में होती है, सुनाई पूरे मोहल्ले में देती है. तो एम्पलीफायर का मतलब होता है कि हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं. तो ये जो आपके जी चावला हैं, इन्होंने क्या किया, एक पॉलिटिकल सम्मेलन में एम्पलीफायर्स लगाए, और एम्पलीफायर्स लगाने में जितने भी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड थे इस एक्ट में, उन नॉर्म्स को वायलेट किया. तो जब इन्होंने वायलेट किया, वायलेट करने का मतलब एम्पलीफायर की जितनी परमिटेड फ्रीक्वेंसी थी उसके बियॉन्ड गए. एम्पलीफायर की जो ऊंचाई थी, जितने पे लाउड स्पीकर लगने चाहिए थे, इन्होंने उसको भी वायलेट किया. अलग अलग तरीके से इन्होंने बेसिकली इस एक्ट को वायलेट किया है. इसके बाद क्या हुआ, he has been in this case he has been prosecuted under this act, Ajmer Sound Amplifier Control Act. He has been prosecuted और इनका कन्विक्शन भी हो गया. अब इनका जब प्रोसिक्यूशन हुआ तो मैटर ये कहाँ पे पहुंचे, ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं. किस ग्राउंड पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पे पहुंचे हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें इन्होंने क्या पिक किया है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन ऑफ लॉ इनका ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन ऑफ लॉ इनका ये कहता है कि एंट्री नंबर 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट ये बात करती है. मैंने आपको बताया था जब आप लिस्ट देखोगे ना तीनों, तो दे हैव मेंशन्ड सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, और उन सब्जेक्ट मैटर्स पे
यूनियन लिस्ट में यूनियन, स्टेट लिस्ट में स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉ बना सकते हैं। तो एंट्री नंबर 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट जो है, इसमें क्या क्या चीजें हैं? पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर लाइक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अदर लाइक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका मतलब टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, वायरलेस हो गया, ब्रॉडकास्टिंग का कोई भी अदर मेथड जिसमें कि ऑब्वियसली एम्पलीफायर इंक्लूडेड होगा। लेकिन एंट्री नंबर 6 ऑफ द स्टेट लिस्ट जो है, ये क्या कहती है? ये कहती है पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशंस, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी। अब अगर इसमें आप एक खास बात देखो तो जो एम्पलीफायर जिसपे कि स्टेट ने लेजिस्लेशन बनाया है, वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर में कवर नहीं होता। दैट इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड इन एनी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, बट द एम्पलीफायर इज कवर्ड अंडर एंट्री 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट. So what is the main contention of the petitioner? The main contention of the petitioner here in this case, not petitioner, sorry, respondent in this case. The main contention of the respondent is the state cannot make a legislation over the subject matter of the union list. Amplifier is the subject matter of the union list. So basically the legislation which has been made by the Ajmer Legislative Assembly and which is dealing with the sound amplifier, that is ultra virus. यानी आपने उस चीज पे लॉ बनाया जिसपे कि आप एक्चुअल में लॉ बना ही नहीं सकते थे। आपने एम्पलीफायर्स को अपने परव्यू में लिया है, जबकि एम्पलीफायर्स को अपने परव्यू में लेना आपको अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आप एज अ लेमैन देखते हो इस केस को, तो आपको इसमें एक चीज समझ में आती है कि इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट एम्पलीफायर्स आर गिवन इन द यूनियन लिस्ट. सो ऑब्वियसली द स्टेट कैन नॉट make legislation over the amplifier. But now here the important thing is for what purpose the state has enacted the law. This is something which is very very important. तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, साउंड एम्पलीफायर को अगर सरकार रेगुलेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, so what is the basic purpose of controlling the frequency which is going to be produced by the amplifier is basically to control sound pollution. कि आप हॉस्पिटल के सामने लगा रहे हो, कि किसी स्कूल के सामने लगा रहे हो, या किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहां पे लोगों की लाइफ में किसी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है या पब्लिक ऑर्डर में क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पब्लिक ऑर्डर इज ऑल्सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड साइमल्टेनियसली हेल्थ इज ऑल्सो समथिंग विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पब्लिक हेल्थ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट अंडर एंट्री 6 ऑफ लिस्ट 1. तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने मान लो पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ दोनों आपने स्टेट लिस्ट में दे दिया। तो हेल्थ का अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं तो हेल्थ में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि टू प्रोटेक्ट द हेल्थ फ्रॉम द साउंड पोल्यूशन, डेफिनेटली the government can make certain legislation. I am talking about the state government. तो लोगों की हेल्थ को, हेल्थ में साउंड पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना भी आता है, किसी भी तरीके के पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करना आता है, जिसमें कि साउंड पोल्यूशन भी एक है। अब आपने ये बोला कि हेल्थ से तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन साउंड पोल्यूशन से नहीं करेगी, क्योंकि एम्पलीफायर जो है या जो साउंड क्रिएट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपका यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है। अगर ऐसा आपने इस तरीके का अगर इंटरप्रिटेशन किया, then in that circumstances definitely state cannot make any legislation to ensure good health of the people of its state, specifically to protect them from the sound pollution. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि लेजिस्लेशन का नाम जो भी हो, लेजिस्लेशन का अल्टीमेट पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड हाउ बेसिकली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि हेल्थ एंड साउंड इज डायरेक्टली रिलेटेड. मीन्स इफ देयर इज एक्सेसिव sound or the decibels of sound production instrument is very high, then definitely it is going to adversely affect the health of its people, because health is the subject matter of the state list. The important thing is whether
to protect the health of its people, the state can make any legislation or not. तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट लिस्ट में पावर स्टेट के पास दी गई, तो स्टेट लेजिस्लेशन बना सकता है. हेल्थ का एक डायमेंशन जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द साउंड पोल्यूशन है. अगर साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा तो आपको एम्पलीफायर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर आप एम्पलीफायर को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे है द बेसिक पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपुल. सो इन पिथ एंड सब्सटेंस आपने क्यों लगाया ये जानने के लिए कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस लेजिस्लेशन. सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस लेजिस्लेशन इज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपुल, which is the subject matter of the state list. And the encroachment in the union list is only incidental. It is not intentional, because if you cannot control sound pollution, you cannot protect the health of the people. So on the basis of these things, ultimately the Supreme Court has applied the doctrine of pith and substance. और pith and substance को लगा करके इन्होंने ये बोला, ये चीज इन्होंने क्लियर करी, और इसमें मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी. ये चीज इसमें अल्टीमेटली क्लियर हो गई है दैट द बेसिक पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट. एंड एनक्रोचमेंट इन द यूनियन लिस्ट in the form of controlling the amplifier was only an incidental encroachment. So in pith and substance, this legislation belongs to the state list. तो ये जो legislation है ये invalid नहीं माना जाएगा. इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे क्वेश्चन आपका. अगर समझ में आ चुका है तो फिर आगे बढ़ते हैं. बताओ. समझ में आया आपको? मैम मैम ये सारे जो डॉक्ट्रिन्स है ये स्टेट लॉज को स्क्रूटिनाइज करने के लिए यूज होता है क्या? हाँ, मेनली स्टेट लॉज को होता है, क्योंकि जो 246 का सब क्लॉज 1 है ना, वो यूनियन को कहीं ना कहीं सुपरमेसी देता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अभी तक देखो मैंने कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं पढ़ा जिसमें किसी यूनियन लेजिस्लेशन को स्टेट में एनक्रोच करने के लिए वो किया गया हो, चैलेंज किया गया हो. अभी तक जितना मैंने देखा है वो स्टेट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है. यूनियन भी, क्योंकि कल मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप कल मेरी क्लास में थे तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन हैज प्लेनरी पावर टू, या जिसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट पावर टू लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द यूनियन लिस्ट ओनली. वो स्टेट में जाकर के इंटरफियर नहीं कर सकता, और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट को प्लेनरी पावर है. तो दोनों अगर एक दूसरे के एरिया में घुसेंगे ना तो ये डॉक्ट्रिन लगेगा. ऐसा नहीं कि यूनियन जो स्टेट में घुस सकता है वो भी नहीं घुस सकता, और नई स्टेट यूनियन में घुस सकता है. लेकिन केसेस ज्यादातर स्टेट्स के ही मैंने देखे हैं, मैं ये कह रही हूँ. और मैम जो स्टेट जो लॉस बना रही है और सपोज कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हैं तब भी ये ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होंगे डॉक्ट्रिन्स? नहीं, अगर कॉन्करेंट में जाता है ना तो आपका सीधे लगता है, आपका रिपग्नेंसी लगता है, उसको 254 लगाते हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सीधे 254 लगता है. जहां पे कन्फ्लिक्ट यूनियन और स्टेट लिस्ट में है ना, वहां पे पिथ एंड सब्सटेंस ये देखने के लिए लगाते हैं कि आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे आपने लॉ बनाया, उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने के लिए आप इंटाइटल्ड थे कि नहीं थे. जैसे इसमें एम्पलीफायर पे बना दिया है, एम्पलीफायर आपका सीधे सीधे आता है यूनियन लिस्ट में, तो क्या आप एम्पलीफायर पे लॉ बना सकते थे? ऐसे देखो तो लगेगा कि नहीं बना सकते थे. लेकिन जब आप पिथ एंड सब्सटेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो हेल्थ में कवर हो रहा है. और अगर आप एम्पलीफायर को स्टेट नहीं कंट्रोल करेगा तो फिर साउंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेगा? इफ यूनियन इज नॉट, तो बेसिकली इन्होंने बोला कि ये लेजिस्लेशन जो है, अगर आपको हेल्थ इज द प्लेनरी पावर. और कल मैंने आप लोग को बताया था ना कि द रिलेशनशिप बिटवीन द एंसिलरी पावर एंड द प्लेनरी पावर. So sometimes without exercising the ancillary power, you cannot effectively utilize your plenary power. तो अगर हेल्थ मेरे पास है, स्टेट के पास है कि हम लोगों की हेल्थ को प्रोटेक्शन दे, लेकिन साउंड पोल्यूशन से कंट्रोल हेल्थ के हाथ में, स्टेट के हाथ में नहीं है, then how effectively the state will protect the health of its people? So if the health is the subject matter of the state list,
State is bound to make certain measures to protect its people from the sound pollution. उस समय को ये कहे कि नहीं साउंड तो जो है यूनियन लिस्ट में जाता है, तो इन्होंने कैसे कर दिया, तो फिर वो स्टेट की पावर्स को आधा अधूरा कर देगा, एंड द स्टेट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी लेजिस्लेशन विच इज इफेक्टिवली इन द पोजिशन टू to make the legislation over the subject matter which is prescribed in the state list. जवाब मिल गया तुम्हें विवेक? यस मैम मैम एक और चीज ये पूछ रही थी मैम, कैसे पता चलता है कि कौन सा डॉक्ट्रिन कहाँ पे यूज करना है? जैसे किसी केस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते थे? नहीं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इसमें इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पे यूनियन का कोई लेजिस्लेशन हम नहीं देख रहे हैं ना। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तब यूज करते हैं जब दो लेजिस्लेशन है, एक यूनियन का लेजिस्लेशन है, एक स्टेट का, और दोनों में कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे आपने जिस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया वो स्टेट का लेजिस्लेशन है, राइट? किसी यूनियन लेजिस्लेशन को इसमें नहीं चैलेंज किया कि इससे कन्फ्लिक्ट में है ये। तो जब आपने एक लेजिस्लेशन को चैलेंज किया कि अल्ट्रा वायरस है, तो आपको ये देखना है कि ये अल्ट्रा वायरस है कि नहीं है। अल्ट्रा वायरस का मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस उस सब्जेक्ट मैटर पे है कि नहीं है, और अगर है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इंक्रोचमेंट इंसिडेंटल है कि इंटेंशनल है। तो इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट होगा तो वैलिड होगा। इंटेंशनल का मतलब जबरदस्ती आपको पता है आप गलत कर रहे हो पर उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो, उस कंडीशन में ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो सकता है। तो तुम्हारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हमेशा दो लेजिस्लेशन में लगता है, पिथ एंड सब्सटेंस एक में लगता है। और इसमें लेकिन इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही होगा। कभी कभी तुम्हारे 2 से 3 डॉक्ट्रिन एक साथ भी लगते हैं। इट डिपेंड करता है कि केस के फैक्ट्स कैसे हैं। लेकिन लेमैन की लैंग्वेज में अगर मोटा मोटा तुम बोलो तो ये जो मैंने अभी बोला ये परफेक्टली सही है कि तुम्हारा पिथ एंड सब्सटेंस एक लेजिस्लेशन में लगता है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तब लगता है जब स्टेट और यूनियन दोनों अलग अलग लेजिस्लेशन बनाते हैं और दोनों में कोई कंफ्लिक्ट होता है। यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, कोई और सवाल? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट केस पे आ जाओ। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेस। ये बड़ा अच्छा केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइजेस, AIR 2001 SC 1328। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जजमेंट, इसको ध्यान से समझ लेना। कर्नाटका ने एक लेजिस्लेशन बनाया। आपको पता है एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे आप देखते हो ना कोई मूवी रिलीज हुई तो आपने देखा सरकार ने एंटरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया, तो उस स्टेट में उस मूवी का टिकट सस्ता हो जाता है। तो मेरा टोटल कहने का मतलब ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स इज अ टैक्स विच कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट। ठीक है ना, स्टेट लगाता है। कर्नाटका ने एक लेजिस्लेशन बनाया। द नेम ऑफ द लेजिस्लेशन इज द कर्नाटका एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट 1958, राइट? अब इससे एंटरटेनमेंट टैक्स से एंटरटेनमेंट टैक्स कौन देगा ये याद रखना, जो एंटरटेन होता है ना वो एंटरटेनमेंट टैक्स देता है। ठीक है, तो मान लो मूवी हॉल अगर सरकार को पे कर रहा है ना, तो आप मूवी हॉल वाला आपसे वसूलेगा। तो ये जो आपका ड्राइव इन एंटरप्राइज है, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्राइव इन थिएटर देखे होंगे। ड्राइव इन थिएटर्स क्या होते हैं? एक बड़े से पर्दे पे मूवी लगाई जाती है, बहुत बड़ा ओपन एरिया होता है, उसमें आप गाड़ी लेकर के अपने अंदर आ जाओ। आप चाहो तो गाड़ी में बैठ करके आप मूवी देखो, चाहे तो खड़े होकर के देखो, और चाहे तो आप बाहर निकल करके बैठ करके भी देख सकते हो। इसका मतलब जिसके पास गाड़ी है वो भी अलाउड है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो भी अलाउड है। तो जिसके पास गाड़ी नहीं है वो या तो वहां पे जाकर के बैठ के देखे, खड़ा होना चाहे खड़े होके देखे। जिसके पास गाड़ी उसके पास तीनों ऑप्शन है, खड़े होके देखे, बाहर निकल करके बैठ के देखे, या अपनी गाड़ी में अगर बैठ के देखना चाहता है तो अपनी गाड़ी में बैठ करके भी वो देख सकता है। यहाँ पे सरकार क्या करती है, यहाँ पे जो आप पेमेंट करते हो यानी जो आप टिकट खरीदते हो, इसमें इन्होंने क्या किया, ड्राइव इन सिनेमा पे इन्होंने चार्जेस, ड्राइव इन सिनेमा ने चार्जेस क्या लगाया कि मान लो आप इंडिविजुअली जा रहे हो, मतलब इंडिविजुअली मतलब विदाउट कार जा रहे हो, तो आपका जो टिकट होगा वो 3 रुपए होगा मान लो। लेकिन अगर आप अपनी कार से जाओगे ना तो आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी अगर आप इंडिविजुअल अगर जाओगे तो यू विल पे 3 रुपी, बट इफ यू आर गोइंग अलोंग विद योर कार देन यू विल पे 2 रुपीज।
एंड रिमेम्बर ये 3 रुपए और 2 रुपए दोनों एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे लिए जा रहे हैं। यहाँ ड्राइव इन एंटरप्राइज को एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन इनको क्या है? ऑब्जेक्शन इनको ये है कि द टैक्स विच इज इम्पोज्ड, द नेम ऑफ द टैक्स इज एंटरटेनमेंट टैक्स। तो चाहे एक व्यक्ति कार में बैठ करके मूवी देखे या वो चाहे बाहर बैठ करके देखे, इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस द एंटरटेनमेंट टैक्स शुड बी द सेम। तो इनका ये कहना है कि जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं वो आपने कार के ऊपर लगाए हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द कार एंड द एंटरटेनमेंट बिकॉज द कार कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। कार अगर अंदर गई तो देखा तो उस व्यक्ति ने ना जो कार में बैठा हुआ है, तो चाहे आप कार में बैठ करके देखो चाहे आप बाहर देखो, मूवी तो आप एक ही देख रहे हो, आपका एंटरटेनमेंट का लेवल भी सेम है। तो ये जो 2 रुपए सरकार ने लगाए हैं ना, ये कार के ऊपर लगाए हैं जिसका कि एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि कार के नाम पे एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि कार एंटरटेन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 2 चीजें होती हैं इसमें बड़ा, क्योंकि आगे आप कई बार क्या होता है, आगे आप देखोगे भी जब रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह पढ़ोगे, कई बार क्या होता है ना कि सरकार जो चीज डायरेक्ट नहीं कर सकती ना उसको इनडायरेक्ट करने की भी कोशिश करती है। तो उसके कई तरीके होते हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी। उसमें एक तरीका क्या होता है ना कि किसी एक नॉमेनक्लेचर में वो चीज डाल दो, भले उस नॉमेनक्लेचर में वो कवर हो या ना कवर हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ता है ना, वहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। या जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा मैं आप लोग को एग्जांपल दे रही हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बाहर से आकर के यहाँ पे पीजी में रह रहे होंगे या फिर किराए पे रह रहे होंगे। तो वहां पे आपने देखना वो आपसे एक एग्रीमेंट कराते होंगे जिसको कि लीज एग्रीमेंट कहते हैं। जहां भी आप किराए पे रहोगे आप देखोगे आपसे एक लीज एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। जब आप लीज एग्रीमेंट पढ़ोगे तो लीज एग्रीमेंट में आइडियली ना लेसर और लेसी की बात की जाती है। एक लीज दे रहा है, लीज पे दे रहा है लीज पे दे रहा है और दूसरा लीज पे ले रहा है। लेकिन आपको मालूम है, बिकॉज आई एम very sure that you have read the Transfer of Property Act. So in the case of Transfer of Property Act, there are certain terms and conditions, certain rights होते हैं किसके? लेसी के, और certain rights होते हैं लेसर के। जिसमें एक important आपने देखा होगा कि उसमें क्लॉज डाला जाता है नॉर्मली, जिसमें कि लिखते हैं कि 11 महीने तक आपका इस रेट पर रेंट लिया जाएगा और 11 महीने के बाद 10%, 11%, 5% जो भी वो लिखे हैं, 11 महीने बाद वो बढ़ जाएगा। तो वो 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे उसको 11 महीने से आगे बढ़ाएंगे उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड लोग कराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो नॉर्मली जो है इसको एफिडेविट पे करा देते हैं और कहते हैं कि आपका 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनेगा। तो जब आप रेंट एग्रीमेंट देखोगे तो उसमें लेसर और लेसी टर्म यूज किया जाता है। एंड if you are a lessee then you have a lots of right। जैसे मान लो अभी कोविड हो गया, जब कोविड फैला था, आप में से जो लोग भी यहाँ रहे होंगे, आप में से कई सारे लोग अपने कमरे में ताला लगा करके अपने घर चले गए होंगे, राइट। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट चल रहा है तो भी और इवन अदरवाइज भी अगर आप चले गए तो आपका मकान मालिक इन योर एब्सेंस ही कैन नॉट ब्रेक द लॉक ऑफ योर रूम। वो आपके कमरे का ताला नहीं तोड़ सकता, और अगर आप ताला तोड़ देता है वो, देन दैट इज अ केस ऑफ हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग का केस आप उसके ऊपर लगा सकते हो। घुस नहीं सकता अंदर और नहीं वो ताला तोड़ सकता है। तो आप नहीं है फिर भी आपका वहां पे एक राइट है। क्यों राइट है? बिकॉज यू आर शेयरिंग द रिलेशनशिप ऑफ लेसर एंड लेसी। लेकिन अगर आप यही लाइसेंसी होते तो आपका कोई राइट नहीं था, बिकॉज लाइसेंसर हैज ऑल राइट टू क्या कर सकता है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टेक द राइट ऑफ री एंट्री। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड ऑल्सो। लाइसेंस का इमीडिएटली भी लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो लाइसेंसर में और लेसी में और लाइसेंसर में और लेसर में और लाइसेंसी में और लेसी में एक डिफरेंस होता है, एक सिमिलरिटी होती है। डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों में क्या होती है कि जो लाइसेंस जिसको देगा, जैसे मान लो आप एक होटल के कमरे में गए तो आपने देखा आपने अपना सामान रखा, सामान रखने के बाद आपने देखा कि उस होटल में कमरे की एक डुप्लीकेट चाबी जो होती है
वो होटल के पास होती है। आप चले गए, आप जब आए तो आपका कमरा, कई बार हम लोग चाबी देके जाते हैं कि हमारा कमरा साफ करवा देना, इवन अदरवाइज दे हैव राइट टू एंटर इन योर रूम। वो आपके कमरे में घुस जाते हैं, या आपसे कह दिए कि आपने बोला कि नहीं इसको कल एक्सटेंड कर दो, उन्होंने बोला नहीं अब आपका टाइम आज खत्म हो गया, कल ये किसी और के नाम पे बुकिंग है, आप इसको नहीं ले सकते। या जैसे मान लीजिए आपने अपने दुकान के नौकर को चाबी दी और बोली जाओ दुकान से, बोले जाओ दुकान से सामान निकाल करके लेके आ जाओ, तो आपने उसको चाबी दी, वो अंदर गया सामान लेकर के आया। तो लाइसेंसर में और लेसी में मेन डिफरेंस ये होता है कि लाइसेंस जो है किसी भी टाइम पर रिवोक हो सकता है, लेकिन लीज के केस में ये नहीं होता। तो आजकल एक नई दिमाग लगाना शुरू किया लैंडलॉर्ड्स ने, हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोग इसके विक्टिम रहे हो। उसमें क्या करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं ना उसमें वो लिखते हैं लाइसेंसर एंड लाइसेंसी, मींस लाइसेंसी एंड लाइसेंसर। तो लाइसेंसर एंड लाइसेंसी लिखते हैं, जबकि आपको वहां पे रहने का राइट वो दे रहे हैं कि आप रहते रहो, वो ताला खोल के भी नहीं घुसेंगे, लेकिन वो वहां पे यानी एंजॉय सारी चीजें आप लेसर और लेसी की कर रहे हो, लेकिन जो टर्म यूज है वहां पे वो लाइसेंसर और लाइसेंसी यूज है। तो इससे उनको फायदा क्या होता है, इससे उनको फायदा ये होता है कि वो कभी भी लाइसेंस को कैंसिल करके आपसे कह सकते हैं कि निकलो, लेकिन लीज को कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। लाइसेंसर लाइसेंसी के रूम में घुस सकता है ताला तोड़ करके, लेकिन लेसर लेसी के रूम में नहीं घुस सकता। तो अगर आप लाइसेंसी और लेसी के राइट्स को देखोगे तो लेसी के राइट्स जो है वो कहीं ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने तरीका क्या निकाला कि अगर हम यहाँ पे लीज टर्म यूज कर देंगे तब तो इसको निकालने में दिक्कत है, इसको नोटिस देना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और आपकी जरूरत है। तो उन्होंने नई टैक्टिक यूज करनी शुरू करी कि लीज की जगह लाइसेंस टर्म लिखना शुरू किया। अब जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इस तरीके के जो केसेस हैं जहां पे टर्म तो लाइसेंस का यूज है लेकिन रह रहे ऐसे हैं जैसे कि वो लीज पे हैं, तो वहां पे द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड what term you have used in agreement is not important, the important is the intention of the parties। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे लैंडलॉर्ड ने टर्म लाइसेंस का यूज किया था, बट द कोर्ट हैज कंसीडर्ड दोज एग्रीमेंट्स एज द एग्रीमेंट बिटवीन द लेसी एंड द लेसर एंड द लेसी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वॉट एवर टर्म यू आर गोइंग टू यूज दैट बिकम्स अ सेकेंडरी, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट इज द इंटेंशन विच इज वर्किंग बिहाइंड यूजिंग दैट टर्म। और इतनी जो मैंने आपको कहानी बताई वो मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये जो ड्राइव इन एंटरप्राइजेस है वो ये कह रहे हैं कि कार के केस में एंटरटेनमेंट टैक्स लग ही नहीं सकता। तो एंटरटेनमेंट टैक्स के नाम पे एक्चुअल में आप टैक्स कार पे लगा रहे हो, कार के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स इसलिए नहीं लग सकता बिकॉज द कार कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। सो दिस टैक्स विच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द स्टेट इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप लगा ही नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया ना कि कई बार जब आप देखोगे स्पेशली स्टेट लिस्ट में, कल भी हम लोगों ने देखा था 248 के केस में, दैट एनी न्यू टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय स्टेट। इफ इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली बाय द यूनियन। तो अगर मान लो सेस की बात अलग होती है, मैं आगे बताऊंगी, सेस एक अलग चीज होती है। मैं सेस पे नहीं जा रही हूँ, मैं फी पे नहीं जा रही, मैं टैक्स की बात कर रही हूँ। जितने टैक्स स्टेट लिस्ट में दिए हैं उतने ही टैक्स लग सकते हैं, स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी न्यू टैक्स। तो इनका ये कहना है कि स्टेट लगा ही नहीं सकता था, जबरदस्ती कार के ऊपर टैक्स लगा करके आप उसको एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ला रहे हो, जबकि कार के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लग ही नहीं सकता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि जो टैक्स स्टेट ने लगाया, क्या वो टैक्स लगाने का लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस स्टेट के पास था। इसके लिए अब आपको एंट्रीज में जाना पड़ेगा। जब आप इसकी एंट्रीज में जाते हो तो एंट्रीज में आप देखोगे देयर इज एन एंट्री एंड दैट इज एंट्री नंबर आ गई 62 ऑफ लिस्ट 2, 7th शेड्यूल। लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 62। ये किस चीज की बात करती है, इसको ध्यान से देखना। स्टेट लेजिस्लेचर में लेवी टैक्स किस किस चीज पे लगाएगी, लग्जूरियस आइटम्स, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग।
तो एंट्री 62 ऑफ लिस्ट 2 जो है, इसमें बाकी सबको छोड़ दो. हियर द टर्म विच इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लग्जरी पे टैक्स लग सकता है, एंटरटेनमेंट पे टैक्स लग सकता है, लेकिन क्या एंटरटेनमेंट के नाम पे लग्जरी पे टैक्स लग सकता है क्या? बिकॉज हियर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर द कार इज अ लग्जरी और इट there is some relation between this luxury and the level of the entertainment. तो इनका ऑब्जेक्शन क्या है? इनका ऑब्जेक्शन ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लग सकता. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इन दिस केस इज कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो कार यूजर के ऊपर लगाया है, वो एंटरटेनमेंट टैक्स कार यूजर के ऊपर लग सकता है कि नहीं लग सकता. और इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप between the car and the entertainment, because everybody knows that the car cannot be entertained. कार का entertainment नहीं हो सकता. car is an inanimate object, so an inanimate object cannot be entertained. But the person sitting inside the car, whether there is any relationship between the car and his level of entertainment. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आपने देखा होगा जब आप जाते हो स्टूडेंट लाइफ में या अदरवाइज स्टूडेंट लाइफ में भी जब आप जाते हो, तो आप देखते हो जब पैसे नहीं रहते ना, तो आप कहते हो आगे स्टॉल में बैठ के देखेंगे. जब पैसे होते हैं तो कहते हो बालकनी में देखेंगे, और जिसके पास पैसा होता है वो पीछे बॉक्सेस में बैठ के देखता है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चाहे आप स्टॉल में बैठ के देखो, चाहे आप बालकनी में बैठ के देखो, चाहे आप पीछे बॉक्सेस में बैठ के देखो, मूवी तो आप एक ही देख रहे हो, लेकिन आप तीनों के लिए 3 तरीके के टिकट क्यों पे करते हो? क्या जो बंदा फ्रंट पे बैठ रहा है, जो बालकनी में बैठ रहा है और जो सबसे पीछे बॉक्सेस में बैठ रहा है, उन सीटिंग अरेंजमेंट्स का और उस लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट का कोई कनेक्शन है क्या? तो आप देखोगे कि जो लोग स्टॉल में बैठते हैं ना, उनकी गर्दन यूं रहती है क्योंकि वो पर्दे के एकदम नजदीक बैठते हैं. सो दैट इज द डिस्कम्फर्ट विच इज गोइंग टू बी कॉज्ड बिकॉज द सीटिंग अरेंजमेंट और द सीट्स विच आर प्लेस्ड बिफोर द स्क्रीन, उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि आपकी गर्दन कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं रहती. तो आपने क्या देखा होगा कि जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं या जो मूवी हॉल होते हैं, इसमें स्टॉल के टिकट सस्ते होते हैं. क्यों सस्ते होते हैं? सस्ते इसलिए बिकॉज यू आर नॉट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, बट इन बालकनी कंपैरेटिवली यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. और उससे भी पीछे अगर आप बॉक्सेस में चले जाओ तो आप आधा लेट के देख सकते हो. यू आर इन अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन. लेकिन आप कहीं भी बैठे हो, मूवी आप एक ही देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अलग अलग, अगर मूवी आप एक ही देख रहे हो तो आप अलग अलग टिकट क्यों पे कर रहे हो? आप इसलिए पे कर रहे हो बिकॉज द कंफर्ट इज गोइंग टू एनहांस द लेवल ऑफ योर एंटरटेनमेंट. सो इफ यू आर सिटिंग इन द बालकनी, डेफिनेटली यू आर एंजॉइंग मोर. और अगर आप जो है स्टॉल में बैठते हो ना, तो आपको लगता है कि 4 बार आपको अपनी गर्दन सीधी करनी पड़ती है कि गर्दन में दर्द हो रहा है, थोड़ा बाहर चल के आए, ये करें वो करें. तो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि जब आप, जैसे आप खाना खाने जाओ, तो चाहे आप ढाबे पे खाना खाने जाओ, चाहे आप 5 स्टार होटल में जाओ, 3 स्टार में जाओ, खाना तो आप तीनों जगह खा रहे हो, लेकिन अंतर कहाँ पे है? अंतर ये कि जितने बड़े होटल में खाओगे, जिसका अटायर जितना अच्छा रहेगा, आपको उतना अच्छा लगता है. यू फील दैट यू आर एंजॉइंग मील मोर, राइट? एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू पे समथिंग एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द लेवल ऑफ द एंटरटेनमेंट ऑल्सो डिपेंड्स, the kind of the luxury which you are going to use. तो एक आदमी जो खड़ा होकर के मूवी देख रहा है या बाहर बैठ करके मूवी देख रहा है, उसके कंपैरिजन में जो व्यक्ति कार के अंदर बैठ करके मूवी देख रहा है, definitely he is going to be enjoy certain kind of facilities which is going to enhance the level of his entertainment in the terms of comfortability. तो कंफर्ट के कारण आपका एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ेगा उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो बाहर बैठ करके देख रहा है या बाहर खड़े होकर के देख रहा है. तो यहाँ पे कार एंटरटेन नहीं हो रही है, लेकिन कार के कंफर्ट के कारण उसमें बैठे हुए व्यक्ति के एंटरटेनमेंट और कंफर्ट का लेवल ज्यादा है. एंड बिकॉज ही इज एट द बेटर पोजीशन, डेफिनेटली ही कैन पे मोर और द गवर्नमेंट कैन चार्ज मोर. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो टैक्स 2 रुपए एक्स्ट्रा लगाया गया है, वो 2 रुपए टैक्स एक्चुअल में कार पे नहीं है, वो कार में बैठे हुए उस व्यक्ति पे है
जिसका कि the level of entertainment is going to be enhanced due to the level of comfortability, and because the entertainment tax is expressly given under entry 62 of list 2, means of the state list. So it means the state is very much allowed to make legislation over the subject matter of the entertainment. तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है, कार पे नहीं लगाया गया, कार पे बैठे उस व्यक्ति पे लगाया गया है, उस लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी एनहांस्ड ड्यू टू द राइजिंग कंफर्ट. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो लेवी है टैक्स की, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है आफ्टर अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. अब आपको लगेगा यार डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्यों लगाया गया? पिथ एंड सब्सटेंस यहाँ पे ये देखने के लिए लगाया गया है कि ये टैक्स जो कार के ऊपर लगा है ये एंटरटेनमेंट टैक्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता. और यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आता है क्योंकि कंफर्ट बढ़ने के कारण आपका एंटरटेनमेंट का लेवल भी बढ़ता है. सो दैट इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस ड्राइव इन एंटरप्राइज. अब अगर इसमें आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो. अच्छा केस है ये. एनी कंफ्यूजन? क्लियर? अगर क्लियर है तो एक छोटा सा केस और इसको भी पढ़ा के कम से कम मैं पिथ एंड सब्सटेंस तो खत्म करूं आज. यस मैम. ठीक है, तो एक लास्ट केस देख लो. इसमें 3 छोटे छोटे केसेस हैं बट ये इंपॉर्टेंट है. आई थिंक अगर ये दोनों तुमको क्लियर हो गए हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा. द नेम ऑफ द केस इज प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुल्ला, AIR 1947. प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है. प्रीवी काउंसिल मैंने आपको बताया था सारे जो कॉलोनीज ब्रिटेन की होती थी उनकी एपेलेट कोर्ट थी और लंबे समय तक हमने प्रीवी काउंसिल के जजमेंट को फॉलो किया है. AIR 1947 प्रीवी काउंसिल 16. प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना. आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अगर तो पढ़ना. प्रेमचंद की कहानियां जिसमें उन्होंने उस समय की सूदखोरी प्रथा को बहुत, और जरूर पढ़ना चाहिए मुझे लगता है. दैट्स अ वेरी नाइस लिटरेचर. उसमें उन्होंने बताया है कि किस समय ब्याज पे ब्याज चलते थे और उनकी गोदान जरूर पढ़ना क्योंकि वो इसी पे कहानी है. अब ब्याज पे ब्याज अभी भी सेम चीज चल रहा है, सिर्फ डिफरेंस ये हो चुका है कि पहले साहूकार थे, अब आपके बैंक्स हैं. तो अब वो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में आ चुकी हैं, प्रथाएं वही हैं. पर उसमें क्या होता था, साहूकारी प्रथा जब चलती थी तो उस समय क्या होता था, लोग अज्ञानी होते थे, उनको चक्रवृद्धि ब्याज ये चीजें समझ में नहीं आती थी. तो मूलधन देने पे साहूकार जो ब्याज लगाता था ना, ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज वो ब्याज, वो कभी उसका मूल ब्याज ही नहीं खत्म होता था. मूलधन तो आप छोड़ दो. सो दैट वाज अ वे टू एक्सप्लॉयट पुअर पीपुल जो कि फाइनेंशियली साउंड नहीं थे और मजबूरी में पैसा उधार लेते थे. और बंगाल में ये बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा. आप शरद चंद्र की भी नॉवेल्स पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है. बंगाल में बहुत ज्यादा था. तो इसको कंट्रोल करने के लिए बंगाल की सरकार ने एक एक्ट पास किया है. द नेम ऑफ द एक्ट इज बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940. बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1940. इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इस एक्ट के पास होने के बाद ना इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि ये मूलधन है तो इतने % से ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते. तो उसका पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट किसको, बोरोवर को. किससे प्रोटेक्ट करना, मनी लेंडर से प्रोटेक्ट करना. तो इसमें इन्होंने इंटरेस्ट की लिमिट को, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में कितना % का आप इंटरेस्ट ले सकते हो, ये इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया. अब इसमें एक इन्होंने क्या किया, तो जब अब आप इसका जब टाइटल पढ़ोगे तो बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट, तो दैट इज गोइंग टू बी डील विद द मनी लेंडिंग. तो मनी लेंडर्स किस किस तरीके से मनी लेंडिंग करेगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. वो जितने भी तरीके से मनी लेंडिंग कर सकता है, आइडियली वो सारे तरीके इस एक्ट में कवर होने चाहिए. देन ओनली दिस लेजिस्लेशन कैन गिव प्रोटेक्शन to the poor people from the exploitation of the money lenders. लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब तरीके इसमें मनी लेंडिंग के जब बनाए तो मनी लेंडिंग के तरीकों में इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को और प्रॉमिसरी नोट को भी इंक्लूड कर दिया. बिकॉज
bill of exchange and promissory notes, they are also a method of money lending. ये मनी लेंडिंग के तरीके हैं, इनसे भी मनी लेंडिंग होती थी, तो इनको दोनों को भी इंक्लूड कर दिया. बट व्हाट इज द ऑब्जेक्शन हियर इन दिस केस ऑफ दिस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना? देयर ऑब्जेक्शन इज कि ये जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक या प्रॉमिसरी नोट्स होता है, which is included in the Bengal Money Lenders Act as the mode of money lending, that is covered under the federal legislative list. Federal legislative list का मतलब आज की तारीख में I am going to talk about the union list. तो इनका ये कहना है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में कवर्ड है checks, bill of exchange and promissory notes and other like instrument, and they are not covered under the provincial legislative list. So the state of Bengal cannot make any legislation, or if they have made a legislation, then basically this checks, bill of exchange and promissory notes cannot be included into those legislation for the purpose of the money lending, because they all are the part of the federal list. ये फेडरल लिस्ट के पार्ट है, इसलिए ये इसमें कवर नहीं हो सकते हैं. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप प्रोविंशियल लिस्ट की बात करते हो, तो प्रोविंशियल लिस्ट की जो एंट्री नंबर 27 है, वो मनी लेंडिंग और मनी लेंडर्स दोनों की बात करती है. तो मेन अब इसमें देखना, इसको ध्यान से समझना. Once you are going to talk about money lenders and money lending in the state list, means in the provincial list, it means this is the absolute power, yeah, this is the plenary power of the state legislature or the provincial to legislate over the subject matter of money lenders and money lending. तो ये आपकी हो गई प्लेनरी पावर स्टेट की, यानी जो आपका स्टेट है या जो प्रोविंस है, वो मनी लेंडर्स और मनी लेंडिंग के रिलेटेड इश्यूज पे एब्सोल्युटली लेजिस्लेशन बना सकता है. लेकिन मनी लेंडर्स के ऊपर अगर आप लेजिस्लेशन बना रहे हो, देन द मोड ऑफ द मनी लेंडिंग बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब अगर आप कहो कि मनी लेंडिंग के 50 तरीके हैं, लेकिन 10 तरीकों पे लॉ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो 10 तरीके आपके फेडरल लिस्ट में जाते हैं, पर 40 पे बना सकते हैं. तो अगर 40 पे वो बना सकते हैं और 10 पे नहीं बना सकते, तो जो लोग पहले उन 40 तरीकों से लोन दे रहे थे ना, वो बाकी 10 तरीकों से लोन दे करके उसी प्रथा को आगे जारी रखेंगे. So ultimately the purpose of the Money Lenders Act is going to be defeated unless and until all the modes of money lending are covered and involved in this legislation. तो अगर आपने legislation बनाया जिसका कि encroachment union list के subject matter पे हो रहा है, again I am repeating, the subject matter is definitely interfering in the domain of the federal list. But here again the important question is whether the state has legislative competence to legislate over that subject matter or not. And if the state has legislative competence to legislate over the subject matter, then whether the encroachment is the incidental encroachment or it is a intentional encroachment. तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात देखोगे, तो मनी लेंडर से रिलेटेड लॉ बना रहा है, विच इज एक्सक्लूसिवली गिवन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंट्री 27. मनी लेंडर्स पे बना सकते हैं, मनी लेंडर्स पे बनाया, राइट. जब आप मनी लेंडर्स पे बना रहे हैं, देन डेफिनेटली ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी लेंडिंग शुड बी इंक्लूडेड देयर, एंड दोज इवन दोज हु आर नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द प्रोविंशियल लिस्ट, but they could be included in the form of the ancillary power. क्योंकि अगर वो ancillary power state को नहीं दी गई, तो एक comprehensive legislation नहीं बन सकता. And the same decision was given by the Privy Council in this case, and the Privy Council had said that the state of Bengal has absolute power to legislate over the subject matter of the money lenders and money lending, and this encroachment which has taken place in the through the checks, bill of exchange and promissory note in the federal list, that encroachment is only incidental. और अपनी एंसिलरी पावर को एक्सरसाइज करने में अगर ये एंट्रीज स्टेट ऑफ बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट में कवर कर लेता है, देन दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज अल्ट्रा वायरस. सो दिस वाज द जजमेंट ऑफ प्रफुल्ल कुमार वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना. तो मुझे लग रहा अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको
ये बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस। पेटेंट सब्सटेंस में आप लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस देखोगे कि इस पे लॉ बना सकता है कि नहीं बना सकता। फिर आप ये देखोगे कि जिस चीज को चैलेंज किया गया है वो इंक्रोचमेंट इंटेंशनल है कि इंसिडेंटल है, अपनी प्लेनरी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है कि एंसिलरी को कर रहा है। अगर एंसिलरी को कर रहा है, एंसिलरी का मतलब उसके बिना प्लेनरी पावर एब्सोल्युटली एक्सरसाइज नहीं हो सकती, तो अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है तो भी वो वैलिड है। जैसे वहां पे आपने देखा कि पोल्यूशन को हेल्थ को में पोल्यूशन से कंट्रोल आता है, पोल्यूशन में साउंड पोल्यूशन से आता है। अगर साउंड पोल्यूशन में अगर आप एम्पलीफायर को नहीं कंट्रोल करोगे तो आप साउंड पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे? तो प्लेनरी पावर है आपकी पोल्यूशन कंट्रोल करना या हेल्थ मेजर्स को कंट्रोल करना, लेकिन एंसिलरी आपका चला गया एम्पलीफायर। वैसे यहाँ पे आपने देखा कि प्लेनरी पावर है लेंडिंग को कंट्रोल करना और एंसिलरी में चली गई आपकी प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एंसिलरी पावर है जिसके बिना द प्लेनरी पावर कैन नॉट बी सक्सेसफुली एक्सरसाइज। दिस इज 3 cases which are basically going to be deal with the doctrine of patent substance. हाँ हार्दिक बताओ। मैम इस वाले में यूनियन लिस्ट में कौन सी एंट्री नंबर कौन सा है इसका? 28 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का। ओके 28। मैम एक बार एंसिलरी एंड प्लेनरी पावर्स का डिस्टिंक्शन एक और बार समझा देंगे प्लीज? देखो प्लेनरी पावर का मतलब हुआ एब्सोल्यूट पावर। तो एब्सोल्यूट पावर का मतलब है जो स्टेट लिस्ट में एकदम साफ साफ दी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे तुमको बताया कि एंट्री 27 जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट है ना, उसका एंट्री 27 मनी लेंडर और लेंडिंग की बात करता है। तो इसका मतलब ये प्लेनरी पावर हो गई। प्लेनरी पावर क्यों हो गई? क्योंकि साफ साफ तुम्हारी स्टेट लिस्ट में दी हुई है कि आप मनी लेंडर्स और लेंडिंग से रिलेटेड बनाओगे। पर जब मैंने मनी लेंडिंग से लॉ बनाना शुरू किया तो मुझे मनी लेंडिंग के सारे तरीकों को अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हम मनी लेंडिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे? 50 में से मान लो 40 मेरी स्टेट लिस्ट में दिए हैं बट 10 यूनियन लिस्ट में चले गए हैं। बट जब तक मैं उन 10 को भी अपने कंट्रोल में नहीं लूंगी मैं मनी लेंडिंग पे इफेक्टिव लॉ नहीं बना सकती। तो 40 जो क्लियरली दिए हुए हैं वो तो मेरी प्लेनरी पावर हो गए। एंसिलरी वो हो गई जो भले किसी और लिस्ट में दी गई हैं, लेकिन अगर मैं उनको नहीं कंट्रोल करूंगी तो मैं मेन लेजिस्लेशन को यानी मेन पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं उनको भी अपने में ले लूंगी। तो एंसिलरी जो होती है ना वो प्लेनरी को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। अगर आप एंसिलरी पावर को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप प्लेनरी को सक्सेसफुली यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसमें इन्होंने बोला कि ठीक है मनी लेंडिंग के सारे तरीके तो होंगे लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो अगर आपने 2 छोड़ दिया तो क्या आप मनी लेंडिंग को स्टेट सक्सेसफुली कंट्रोल कर सकता है क्या? तो फिर आपने एक ऑप्शन छोड़ दिया एक्सप्लॉइट करने का। तो जब आप मनी लेंडिंग पे आपको प्लेनरी पावर है तो मनी लेंडिंग के सारे तरीकों पे भी आपको पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, भले वो एक्सप्रेसली दिए हो या एक्सप्रेसली ना दिए हो। क्योंकि अगर आप उस पर नहीं बनाओगे, उनको कवर नहीं करोगे तो आप अपनी लेजिस्लेटिव पावर को इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। यू गॉट योर आंसर हार्दिक? यस मैम। मैम सो इसमें कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये इंटेंशनल इंक्रोचमेंट नहीं है, राइट? ओके। इंटेंशनल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, मकसद ये था कि ये एग्जैक्टली तुम्हारा अभी मान लो बना देते बिल ऑफ एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, जिसमें मनी लेंडिंग सेकेंडरी हो जाता तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता। लेकिन मनी लेंडिंग प्राइमरी है, समझ में आया ना, और ये सेकेंडरी है इसलिए वैलिड है। अदरवाइज हो जाता तो फिर ये अल्ट्रा वायरस हो जाता। राइट। सो मैम ये जो है एंसिलरी पावर और इंसिडेंटल पावर इज समहाउ एन एडिशन और एक्सटेंशन टू द दिस डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। हाँ इट इज, बट इट इज चेक्ड विद इन द पिथ एंड सब्सटेंस। दिस इज द पार्ट ऑफ द पिथ एंड सब्सटेंस। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जो द पावर टू इम्पोज टैक्स वुड आल्सो इंक्लूड द पावर टू सर्च एंड सीज टू प्रिवेंट द इवेजन ऑफ टैक्स। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सीज नहीं कर सकते हो तो आप कैसे टैक्स जो ब्लैक मनी कंट्रोल कर रहे हैं उनको कैसे आप कंट्रोल करोगे? मतलब जो ब्लैक मनी रखे उनको कैसे कंट्रोल करोगे? तो ऐसा नहीं कर सकते कि अटैचमेंट की पावर स्टेट एजेंसी के पास हो और बाकी पावर सेंटर के पास हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना। अगर कोई भी एक लिंक मिसिंग है तो आपका लेजिस्लेशन पूरा साउंड प्रूफ या फुल प्रूफ कैसे बनेगा? मेरी बात समझ में आ रही है ना? कोई भी ऐसा ग्लिच उसमें छोड़ने का स्कोप नहीं दिया जा सकता इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे कि सब्जेक्ट मैटर कहाँ पे दिया है जो लेजिस्लेशन के पर्पस को वीक करता हो। ये सबसे सिंपल तरीका ये समझ लो, लेजिस्लेशन का पर्पस किसी भी एक कारण से अगर वीक होगा
तो भले वो यूनियन की कैटेगरी में जाता हो या अदरवाइज जाता हो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड, उसको आप उसमें लेकर के आओगे, क्योंकि उसको अंदर किए हुए बिना आप लेजिस्लेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकते हो। एंड द अल्टीमेट पर्पस इज सिंपल सा लॉ का, जो मैं आप लोगों को अब से लगातार बताती आ रही हूँ, सही के साथ गलत नहीं होना चाहिए और गलत बचना नहीं चाहिए। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द जस्टिस सिस्टम। तो अगर यहाँ पे दो चीजें आप छोड़ दो, तो जो गलत लोग हैं उन्होंने नए तरीके निकाल लिए, समझ में आया ना, गलत को करने का। दोज थिंग्स शुड बी, इसीलिए उसको क्या करते हैं ना, उसको फुल प्रूफ बनाते हैं कि आपको निकलने का कोई रास्ता ना मिले, तो जहां जहां पे रास्ते आपको निकलने के मिलेंगे उनको ब्लॉक करना। इसीलिए एंसिलरी पावर जो होती है ना, उन रास्तों को ब्लॉक करती है, यानी उसको स्ट्रेंथन करती है लेजिस्लेशन के पर्पस को। तो मैम इनकी अपने आप में सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है एंसिलरी पावर की, बिकॉज अगर एंसिलरी पावर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा तो लेजिस्लेशन विल नॉट सर्व द पर्पस एंटायरली, नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। वेरी राइट, नहीं इफेक्टिव होगा। yes. अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से तुम लोगों को, इसको एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट इसका बेसिक पर्पस समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, लोगों को ये नहीं पता चलता, और कई साल प्रैक्टिस करने पे भी दिक्कत होती है, उनको समझ नहीं आता कि कौन सी डॉक्ट्रिन कब लगाएंगे। तो सिंपल सा याद रखना, अगर किसी लेजिस्लेशन के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को चैलेंज किया जा रहा है ना, तो सबसे पहले आप पिथ एंड सब्सटेंस लगा करके देखोगे कि जिसने लेजिस्लेशन बनाया उसको उस पर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि नहीं। और उसका सबसे पहला तरीका होता है कि आप, स्टेट ने बनाया तो स्टेट लिस्ट में और यूनियन ने बनाया तो यूनियन लिस्ट में जाके देखोगे कि वहां पे वो सब्जेक्ट मैटर दिया। यूनियन के केस में अलग चीजें होती है, क्योंकि यूनियन की पावर बहुत ज्यादा है। कल मैंने आपको रेजिडुअरी पावर बताई थी, इसीलिए मेनली केसेस आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो लेकिन अगर यूनियन को ये कहा गया कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पे बनाया हुआ है, तो उसको जरूर चेक किया जा सकता है कि स्टेट लिस्ट में तो इंक्रोच नहीं कर गया। तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब है कि अपनी लिस्ट में आपके पास पावर है कि नहीं। आपने बनाया फुल प्रूफ करने के लिए, अगर आप यूनियन के किसी सब्जेक्ट मैटर में घुस गए हो तो वो एंट्री जो आपकी है वो अनऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड है। तो अगर एंसिलरी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑथराइज्ड एंट्री है, और नहीं तो वो अल्ट्रा वायरस है। समझ गए? मैम अभी आपने एग्जांपल दिया था, अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे लॉ बनाते हो फिर आप सेकेंडरी कर देते हो मनी लैंडिंग को, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है। तो अगर वैसे ही मैम जो वो केस था चावला वाला, उसमें जब अजमेर ने जब वो लॉ बनाया तो वो था एम्पलीफायर लॉ पे, और एम्पलीफायर उसमें एंसिलरी पावर थी, उसमें प्लीनरी पावर थी क्या बोलते हैं पब्लिक हेल्थ। तो उसमें फिर ये अगर फंडा देखें, जब भी लेजिस्लेशन की एंट्री हो रही है तो एनसीडी पावर पे नहीं होनी चाहिए, प्लीनरी पावर पे होनी चाहिए। उसका पर्पस क्या था? उन्होंने उसका पर्पस देखो, दो चीजें हुई। मैंने एम्पलीफायर को लेकर लॉ बनाया, हम चाहते हैं कि मैं एम्पलीफायर की लाइसेंसिंग को कंट्रोल करूं, मैं एम्पलीफायर की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करूं। लेकिन एक्चुअल में हम उस लेजिस्लेशन से कंट्रोल क्या कर रहे हैं? हम उस लेजिस्लेशन से कंट्रोल कर रहे हैं उस पोल्यूशन को जो एम्पलीफायर क्रिएट करता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? एक हो सकता था कि भाई आप यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते एम्पलीफायर की, या लगाओगे तो हमारे ही उसमें लगाओगे, हमें इतना टैक्स दोगे। एक एस्पेक्ट ये हो सकता था। एक एस्पेक्ट ये है कि मैंने पूरी लेजिस्लेशन में उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करी है। मैंने उसमें सिर्फ ये बताया है कि आप एम्पलीफायर कैसे लगाओगे, कितने डेसिबल तक लगाओगे, लाउड स्पीकर कहाँ लगाओगे, लगाना है तो किसकी परमिशन से लगाओगे और कब लगाओगे। तो इसका मतलब ये जो चीजें मैंने उसमें प्रोविजन से डाले हैं, इसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो कि यूनियन के किसी डोमेन में जाके टच करता हो। ये सारी की जो सारे के सारे प्रोविजन है, ये बेसिकली साउंड पोल्यूशन को चेक करने के लिए है। और जब आप साउंड पोल्यूशन को चेक करने की बात करोगे ना, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेकिंग साउंड पोल्यूशन? टू पर्पसेस। द फर्स्ट थिंग इज द पब्लिक ऑर्डर एंड द सेकंड थिंग इज द हेल्थ, and whether it is a public order or it is a health, in both the circumstances this is given in the state list, राइट? ये दोनों स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर हैं। तो आप जब उस एक्ट का नाम कुछ भी हो, जब आपने उसको पढ़ा तो उसमें आपको समझ में आ रहा है कि इसका पर्पस जो है वो पब्लिक ऑर्डर और नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो अब तुम सिर्फ ये देखोगे कि पब्लिक ऑर्डर और नॉइज पोल्यूशन स्टेट के उसमें डोमेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आया ना? यहीं पे अदरवाइज कुछ और होता है जो स्टेट लिस्ट में एक्सप्रेसली मेंशन ना होता, तो वो लेजिस्लेशन अल्ट्रा वायरस होता। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो अगर एंसिलरी पावर से भी अगर आप एक्ट बनाते हो तो उसमें उसका पर्पस देखा जाता है कि वो प्लेनरी पावर को पर्पस कर रहा है नहीं कर रहा। पर्पस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसका कोई हार्ड एंड फॉर्मूला नहीं है कि कोई एक लाइन की चीज आप बता दो और उसकी बेसिस पे आप इसको डिसाइड करो। इसीलिए मैंने अभी आपको एक जो लेक्चर के शुरू में बोला ना, दिल और दिमाग दोनों लगाना। और दिल और दिमाग लगाने का मतलब होता है दिमाग ये लगाना कि क्या लिखा हुआ है, और दिल ये लगाना कि एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है। तब जाकर के आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि किस पर्पस के लिए इसको दिया गया था, और जो लिखा है और जो उद्देश्य है उसमें क्या बेसिकली रिलेशनशिप है। तो जो लिखा है और जो उद्देश्य है ना, वो दोनों स्टेट लिस्ट में आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अगर जो लिखा है उसका पर्पस जाकर के यूनियन लिस्ट में दिख रहा है तो फिर वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। जो मैंने अदर एग्जाम्पल दिए ना कि एम्पलीफायर, और उसमें सारी चीजें लगा दी इन्होंने कि लाइसेंस हमसे लोगे, इतना टैक्स हमको दोगे, तो फिर वो यूनियन में चला जाता है, क्योंकि वो क्लियरली दिया हुआ है आपका सब्जेक्ट मैटर एम्पलीफायर। अगर यूनियन लिस्ट में दिया ना तो उसका आइडियली मतलब हुआ उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेके लाइसेंसिंग से लेके हर चीज यूनियन करेगा। लेकिन इसमें इन्होंने जो अंदर क्लॉज एक्ट के बनाए ना, वो उन्होंने बनाया कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो इसके लिए लाउड स्पीकर को कैसे यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब प्रोविजन ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि प्रोविजंस बनाए गए साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो साउंड पोल्यूशन और पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है क्या? तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए लेजिस्लेशन वैलिड है। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। अब तो मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, पर फिर भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जैसे ही मैं बंद करूंगी थोड़ी देर में आपको हो सकता है भूल जाए। तो एक बार या तो रिवाइज कर लेना या इसको पढ़ लेना, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। वैसे आगे अभी मैम द डॉक्ट्रिन इज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय द वे, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम कल क्लास ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? बेटा अभी ना मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुमको कोविड भी हो सकता है, तो अभी मुझे अपना आज और कल के बाद अपना टेस्ट कराना है। तो अब मैं आके आई डू नॉट वांट टू क्रिएट एनी थ्रेट फॉर एनी ऑफ यू, सो इसको घर से ही करूंगी मैं थर्सडे तक। फ्राइडे को अगर मेरा सब ठीक ठाक रहा देन आई विल जॉइन यू ऑन फ्राइडे। पर मैं क्लास जरूर लूंगी आप लोगों की, क्योंकि इसको मैं खत्म नहीं करना चाहती, मतलब छोड़ना नहीं चाहती आपकी क्लासेस। मैं चाहती हूँ मैं जल्दी इसको खत्म कर दूं और आप लोग अपना पढ़ सको। तो अगर हम ठीक हो जाएंगे, कल तो नहीं आ पाएंगे, इट्स वेरी क्लियर कि कल नहीं आऊंगी मैं, है ना? ठीक है मैम। थैंक यू बेटा।